जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब चलते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि चाहे गेट का एग्जाम हो या नेट का एग्जाम हो, ऐसा हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करें कि हमारी सफलता की जो गारंटी है ना वो बढ़ जाए, या हम यूं कहें कि सफल होने का तरीका क्या है। हम आज इसी पर पूरी बात करने जा रहे हैं। और अगर ये वीडियो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जनरली जो स्टूडेंट एग्जामिनेशंस हाल में बहुत सारी गलती करते हैं, उन सब सारी गलती से आप बच जाएंगे। और दूसरी बात कि जो भी आगामी एग्जाम हमारे इस स्तर के हैं, चाहे वो गेट की बात हो या नेट की बात हो, अगर ये प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं, इन चीजों पे आप ध्यान देते हैं, तो सर्दियां मान के चलिए आपकी सफलता की गारंटी बढ़ जाएगी। तो चलते हैं, अपनी बात हम शुरू करते हैं। तो इसके पहले अभी तक आपने डीके मैथ ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलते हैं, आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। सफलता का हमारा प्रोसेस क्या है, या क्या रूल है सक्सेस होने के, हम इसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। वैसे अगर एक बात कही जाए तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई डिफिनिट एक रूल नहीं है। उस रूल को हम फॉलो करेंगे तो 100% सफल हो जाएंगे। लेकिन जितने लोग सफल है ना, वो इस रूल को पालन करते हैं, ये तो मस्ट है। ये जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ, ये 100% गारंटी नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे। लेकिन जितने लोग सफल हुए हैं, वे इस रूल को फॉलो करते हैं। क्या आप फॉलो करने के लिए तैयार हैं? आप जानते हैं? नहीं तो आइए चलते हैं, सीखते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ हमने कुछ चीज बताई है जिसके हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल थीम लेके डिस्कस करेंगे ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। और कौन ऐसी चीजें हैं कि अगर आप सीरियसली उस चीज पे आप अडिग रहते हैं, तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। पहली चीज ये क्या है कि सबको ये पता होना चाहिए कि आप जिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस भी स्तर का एग्जाम देने जा रहे हैं, नेचर ऑफ द क्वेश्चंस क्या है। अब सर, अब बहुत लोग ये कह रहे होंगे कि सर ये आप क्या बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ द क्वेश्चंस और सक्सेस होने के बीच क्या रिलेशन है। नहीं, यही तो रिलेशन है, यही तो जानना है, यही समझना है। अगर ये आप समझ गए तो फिर इस स्तर के जो कॉम्पिटिशन्स क्रैक करना आसान हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, नेचर ऑफ द क्वेश्चंस का मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस स्तर के, मेरे जो एग्जाम है कैसे आते हैं। तो उसमें पहली चीज क्या है कि रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। हमेशा ये बात याद रखिए, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं या गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये आप 100% मान के चलिए कि रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन भी कहते हैं, 5 से 10% के बीच में होते हैं। हर साल ये देखा जाता है कि 5 से 10% बीच जो क्वेश्चंस हैं, वो सीधे रिजल्ट बेस होते हैं। ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं जो 0 से 5% के बीच में लाई करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट किया जाए, लेकिन जनरली देखा जाता है क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो उनकी जो पॉसिबिलिटी है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो 0 से 5% है। जीरो कब होता है? जब क्वेश्चंस कब बनता है। लेकिन जब क्वेश्चंस हमारा इजी और मॉडरेट के बीच में बनता है, जैसा अब इस बार चलन हो गया है कि क्वेश्चंस वो पूरी चीज को हार्ड नहीं बना रहे हैं, उसमें से कुछ चीज को बहुत टफ कर रहे हैं। तो जिनको बहुत कर रहे हैं वो कैसे टफ कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में पूरी बात करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, इस स्तर के एग्जाम में अगर आप देखते हैं, किसी एक क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए, वो 0 से 5% के बीच में है। जीरो कब होता है, कब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं? जब क्वेश्चन काफी टफ बनता है, यानी जब क्वेश्चन हार्ड बनता है, तो ये पार्ट इग्नोर हो जाता है। ये तो रहता ही रहता है, ऑलरेडी रहना ही है। रिजल्ट वो क्वेश्चन रहने हैं 5 से 10%, ऑलरेडी रहने हैं, चाहे किसी भी ईयर के बने। रिपीटेड क्वेश्चंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अब जो मेरा पैटर्न चल रहा है मॉडरेट क्वेश्चंस बनाने का, कुछ पार्ट को इजी करते हैं, कुछ पार्ट को बहुत टफ करते हैं, तो वहाँ रिपीटेड क्वेश्चंस की संभावना काफी ज्यादा है। थर्ड क्या है? जो 90 से 95% यानी जिन पे आपका रैंक डिपेंड करता है, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे आप एग्जाम में सफल होते हैं, ये सफलता की गारंटी देते हैं। ये है मेरे फ्रेमवर्क क्वेश्चन।
फ्रेमवर्क क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हर साल जब आप क्वेश्चन देने जाते हैं, चाहे वो नेट का हो या गेट का हो, तो जब प्रीवियस ईयर से आप कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं 90 से 95% क्वेश्चंस नए बने हैं। और इस स्तर के कंपटीशन की मांग भी यही है। वो नए क्वेश्चंस बनाएंगे भी, डेफिनेटली नए क्वेश्चंस को फ्रेमवर्क करेंगे। तो जो नए क्वेश्चंस हमारे बनाए जाते हैं ना, वो 90 से 95% बनाए जाते हैं। तो सक्सेस की ये बात है, पहली ये पता होना चाहिए कि जो मेरे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनका नेचर क्या है। हम जिस चीज को बीट करने जा रहे हैं, जिससे लड़ने जा रहे हैं, मुझे अगर उसके बल की, उसके पास क्या है, पावर क्या है, उसकी क्षमता क्या है, अगर ये आपको पता नहीं है तो आप जंग हार जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए, लगाइए। क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कहा जाता कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, नो माय डियर लर्नर। इसलिए कहा जाता है कि ये नेचर ऑफ द क्वेश्चन आपको पता चले कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर सिर्फ ये एक दर्पण है, एक लुक आइडिया देता है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ना, नेचर क्या है क्वेश्चन का, कैसा वो चीज पूछा जाता है, कैसा वो चीज पूछना चाह रहा है, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है? क्वेश्चंस फ्रॉम सिमिलर लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब अक्सर देखा जाता है कि कभी नेट का क्वेश्चंस गेट में आ जाता है, कभी गेट का क्वेश्चंस नेट में आ जाता है, कभी कभी तो आईटी जैम के क्वेश्चन दे देते हैं, एनबीएचएम के क्वेश्चन देते हैं। मतलब कि ये जो सिमिलर लाइक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इनके भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो टोटल जो हमारे पास है वो चार है। कोई भी क्वेश्चन जब भी बनाया जाता है, किसी भी स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, इन चार को ही ध्यान में रखा जाता है। अब जरा हम देखते हैं कि जिसपे आपको जंग जीतनी है, जो एक रूल है सफल होने का, वो ये है कि फ्रेमवर्क क्वेश्चंस डेवलप कैसे होते हैं। अगर ये आप जान जाएंगे, क्वेश्चंस को टैकल करना इजी हो जाएगा। मैं दावा नहीं करता हूं आप लगा लेंगे, लेकिन आपके लिए वो इजी हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन जो फ्रेमवर्क हो रहा है ना, उसकी आप गहराई को समझेंगे, उसकी आप आत्मा को समझेंगे, समझेंगे कि वो कैसी गेम खेली जा रही है, क्या बदमाशी की जा रही है फ्रेमवर्क क्वेश्चंस में। तो फ्रेमवर्क क्वेश्चंस डेवलप कैसे होते हैं? पहली चीज होती है फंडामेंटल, कि क्वेश्चन जिस चीज, यानी क्वेश्चंस जो बन रहा है, क्वेश्चंस यानी जो बिल्डिंग, क्वेश्चंस की जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसका बेस क्या है। इसीलिए फंडामेंटल चीज क्लियर होनी चाहिए। ये हमेशा बात दिल दिमाग में बैठा लीजिए, एक ही बार की बात नहीं है। जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देने जाएं, तो जिस किसी भी टॉपिक से हो, जिस किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसके फंडामेंटल को समझने का पूरा प्रयास करिए। अभी मैं एक एक चीज की एनालिसिस करूंगा। अब एक एक चीज को अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आप, मैं ये डिफिनेट कह रहा हूं, आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो पहली चीज ये है कि फंडामेंटल पे पकड़ होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? कंसेप्ट क्या है, कि फंडामेंटल पे कोई चीज कैसे घूम सकती है, कैसे घुमाया जा सकता है, एक्चुअल में चीजें हैं क्या, उसका कंसेप्ट क्या है, राइट। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिल्डिंग जिस बेस पे बनी है वो आप आंख से दिखनी चाहिए। बिल्डिंग कैसे बन के ऊपर आ रही है वो दिखनी चाहिए। उसके बाद क्या है? लॉजिक। लॉजिक का मतलब है विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज। क्वेश्चन में जो है ना, लैंग्वेज की भी गेम खेली जाती है, लैंग्वेज के अनुसार भी क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। आजकल एमसीक्यू में तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। इसका तो रोल प्ले कम है, फंडामेंटल और लॉजिक का जबरदस्त रोल प्ले हो रहा है। आजकल के जो क्वेश्चंस मेरे बन रहे हैं, जो फ्रेमवर्क किए जा रहे हैं, हमने जो उनकी एनालिसिस की, उस एनालिसिस में फंडामेंटल और लॉजिक का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब आते हैं, हम समझते हैं कि किसी क्वेश्चंस की फ्रेमवर्किंग में फंडामेंटल क्या है। आइए चलते हैं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हमने एक एग्जाम्पल लेकर के, एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेकर के आपको क्लियर करने का प्रयास किया है, और यही हर जगह रूल लागू होता है। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हमने फॉर एग्जाम्पल लिया, एक क्वेश्चंस बना रहा है, एक फ्रेमवर्क हो रहा है, ए क्रॉस बी जीरो, ये चीज दी हुई है, राइट। जब क्वेश्चंस बनता है तो क्वेश्चंस में तो बहुत सारी लैंग्वेज लिखी जाती है, ये लिखी जाती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये क्लियर कैसे होगा? जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस के लैंग्वेज पढ़ेंगे। लैंग्वेज का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है, फिजिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है, केमिस्ट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, हिस्ट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, राइट। मैथमेटिक्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है। जो हम कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो सब सारी चीजें सीखते हैं। अब जैसे यहाँ आइए, ए क्रॉस बी जीरो दिया हुआ है, तो फंडामेंटल यहाँ क्या है, इस चीज को समझिए। ये जो डिफिनीशन है,
ये किसी चीज की जब हम डिफिनीशन देते हैं तो उस डिफिनीशन की जड़ कहाँ है, आत्मा कहाँ है, वो चीज कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है, इसका पूरा जो है ना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ ए क्रॉस बी की बात आई, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ क्रॉस क्या है, इसका पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर क्या है, वेक्टर का पूरा कंसेप्ट, पूरा फंडामेंटल चीज आपको पता होना चाहिए। अब ए क्रॉस बी जब डिफाइन करते हैं तो उसकी डिफिनीशन में कौन कौन से टूल्स प्रेजेंट हैं और उस टूल्स का मतलब क्या है। बहुत लोग तो सिर्फ उसको रट लेते हैं, रट्टा मार्फिकेशन की तरह काम करते हैं। यार हमें रिजल्ट याद है, मुझे फार्मूला याद है, मुझे डेफिनेशन याद है, मुझे इसका जो डेप्थ इसकी पता है, क्या है, कैसे क्या है, क्या नहीं है। नहीं, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना तो उसके एक एक चीज को बहुत बारीकी से निरीक्षण करें। अब जैसे ए क्रॉस बी जीरो दिया, अब यहाँ देखिए कितने ऑप्शन बनाया, क्या कहा, ध्यान समझिए। इधर ए जीरो और बी जीरो, बोथ ए एंड बी आर जीरो, ए पैरेलल टू बी, एट लीस्ट वन ऑफ ए बी जीरो, ए जीरो और बी जीरो। अगर ये आप पांचों ऑप्शंस को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के इस चीज को सोचिएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर किसी का क्लास पे फंडामेंटल चीज क्लियर है, उसके कंसेप्ट क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है, तो फिर वो कभी जो है ना वो भ्रमित नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चन जो सेट करता है, जो क्वेश्चन फ्रेमवर्क करता है, आपको भ्रमित करना चाहता है। लेकिन अगर आप फंडामेंटली बड़े मजबूत हैं, सब्जेक्ट बड़ा स्ट्रांग है, सब्जेक्ट स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, किसी टॉपिक पे पकड़ बड़ी जबरदस्त है। पकड़ जबरदस्त होने का मतलब क्या है कि ये जो डिफिनीशन है आप आंख से बिल्कुल दिख रही है, एक्चुअल में वो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ उसका अंत हो रहा है। अगर ये डिफिनीशंस की चीजें आपको क्लियर है ना, तो ये फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको अपने टॉपिक्स की, अपने विषय वस्तु की चीजें क्लियर हैं तो कोई नहीं घुमा सकता है। अब जैसे ए क्रॉस बी आया, अगर हम जब डिफिनीशन पे आते हैं तो वहाँ ये कहता है कि टू नॉन जीरो वेक्टर, यही बात लिख दिया गया, टू नॉन जीरो वेक्टर। अब टू क्रॉस या डॉट हम जब डिफाइन करते हैं तो जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। अब वहाँ रीजन क्या है कि जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, इसका एक अलग कंसेप्ट। यानी दो वेक्टरों का क्रॉस तभी डिफाइंड होगा जब वो जीरो ना हो। जीरो होने पे क्या होगा, एक अलग मैटर है, हम उसके बहुत डीप में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ फंडामेंटल की बात करते हैं। अगर जीरो नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब क्या है, ये तो एक जीरो की बात कर रहा है, ये गलत। बोथ जीरो, ये गलत। एटलीस्ट वन जीरो, ये गलत। फिर ये बच गया, ये पैरेलल टू बी, और ये पैरेलल टू बी, ये तो सबको पता है थीटा जीरो। अगर थीटा जीरो है तो एक रास बी मेरा जीरो हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में चीजें बनी कहाँ, डिफिनीशन से। एक लाइन की डिफिनीशन थी, बाकी सारे यहाँ बवाल खड़ा किए गए। तो क्वेश्चंस फ्रेमवर्क का मतलब समझ रहे हैं। क्वेश्चंस की जो फ्रेमवर्किंग होती है ना, उसके फंडामेंटल पे चीजों को मतलब जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन की जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी विषय वस्तु है, राइट, उस विषय वस्तु की जो गहराई है, वहां से क्वेश्चंस को उठाया जाता है। अब देखिए यहाँ टू नॉन जीरो, अगर टू नॉन जीरो आपके ध्यान में नहीं है, बाकी दुनिया की सारी चीजें क्रॉस भी पता है, सब बेकार है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, सक्सेस ऑफ द रूल क्या है। सक्सेस ऑफ द रूल यही है, जो क्वेश्चंस फ्रेमवर्क हो रहे हैं ना, कोई भी रिजल्ट आप पढ़ रहे हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसको पूरे आप जो है जड़ में चले जाइए, उस रिजल्ट के जड़ में चले जाइए कि वो रिजल्ट कह क्या रहा है, उसका मतलब क्या है। अगर ये चीजें आप समझ रहे हैं, इतनी आसानी से चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब आप जितने ज्यादा फ्रेमवर्क, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, एक एक चीजें आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या नए नए क्वेश्चंस लगाइए। क्यों कहा जाता है कि ये फंडामेंटल और ये लॉजिक आपकी मजबूत हो, जो कितने तरीके से लैंग्वेज में घुमा सकता है एक चीज को। वो कितनी, एक चीज को पकड़ करके उसको कितनी वो गहराई पे जा सकता है, उसकी गहराई कहाँ है, वहां से आके वो चीजें शुरू की जा सकती हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया ना, एक रास बी जीरो है। अब एक रास बी जीरो है, उससे बहुत सारी चीजें निकलेंगी, 10, 20, 50, 100, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो भी चीज बनाई जाएगी माय डियर लर्नर, वो उसके डिफिनीशन से ही बनाई जाएगी। दुनिया का ऐसा कोई मैथमेटिशियन या ऐसा कोई नहीं होगा ना कि वो कहीं बृहस्पति ग्रह से, मंगल ग्रह से क्वेश्चन को खड़ा कर दे। अरे भाई, वो कहाँ से खड़ा करेगा, कहाँ से दुनिया कोई आदमी क्वेश्चंस बनाएगा। जब भी क्वेश्चंस बनाएगा तीन ही थ्योरी से ही डेवलप होंगे, फंडामेंटल्स आएंगे, कंसेप्ट आएंगे, उनकी लॉजिक आएगी, यही तो चीजें बदलेंगी। वो नई नई चीज को सोचेंगे, तो नई नई चीज सोचेंगे कहाँ,
उस रिजल्ट के फंडामेंटल पे जाके सोचेंगे और हम इससे क्या क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने फंडामेंटल चीज पकड़ ली है तो दिस इज द बेस्ट रूल टू द सक्सेस, और यही करना है, और अब यही आप करिए भी। अगर ये आप कर रहे हैं तो मान के चलिए, और आपकी सफलता जो है डिफिनिट है। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज इसको ऐसे पढ़ने का प्रयास करिए। और एक लास्ट बात अपनी आप कह के फिनिश करते हैं कि डीके मैथ ट्यूटोरियल जो है इस समय ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑलरेडी टेस्ट सीरीज मेरी चल भी रही है, गेट की हो या हमारा CSIR नेट का हो। अभी हमने गेट का एग्जाम लिया है, मॉक टेस्ट का। अब इसका 26 जनवरी को है, उसके बाद हमने 30 को रखा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। अगर हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशंस है, इतनी इन्फॉर्मेशंस, ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेज दें। हम एक ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। तो हमारे मॉक टेस्ट कब चलेंगे, हमारे क्लासेस कब चलते हैं, सब फ्री ऑफ कास्ट है, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने जो रूल बताया है, जो तरीके बताए हैं, ये डेफिनेटली इस चीज का आप पालन करेंगे। हाथ कंगन को आरसी के आप पालन करके देखिए, सफलता मिलती है या नहीं। इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।